हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की थ्योरी को स्टडी करेंगे और इस थ्योरी को मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के जो टफ क्वेश्चंस हैं उस लेवल तक ले जाऊंगा। तो सबसे सिंपलेस्ट केस क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक लीनियर इक्वेशन बताइए तो वो क्या होता है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मान लीजिए कि ऐसा कुछ है 5x इज इक्वल टू 10। बहुत सिंपल है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब हमें कोई इक्वेशन दे रखा हो, इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax इज इक्वल टू b, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू b बाई a। तो क्या ये हम लोग हमेशा लिख सकते हैं? सोचिए, अगर ax इज इक्वल टू b है तो क्या हम लोग हमेशा x इज इक्वल टू b बाई लिख सकते हैं? नहीं, ये हम लोग तभी लिख सकते हैं इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप इसको उठा करके राइट हैंड साइड में नहीं ले जा सकते हैं। डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड। तो हमने देखा कि अगर a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तभी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, वो बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि ये जो कोएफिशिएंट है इस वेरिएबल x का वो कैसा है। तो पहला केस क्या हुआ कि अगर a की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू b बाई a हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 है तब क्या होगा। इसमें दो केस होता है, अगर a की वैल्यू 0 है और b भी अगर 0 है, यानी कि इक्वेशन कैसा है, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बताइए ये किस x के लिए ट्रू होगा। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4.9 हो, x की वैल्यू 10 बिलियन हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्वेशन देखिए क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, यानी कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अभी हमने दूसरा केस ये डिस्कस किया कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए और साथ ही साथ b की वैल्यू भी 0 हो जाए तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये जो हमने यहाँ देखा था कि अगर a की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, b बाई a। तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक क्यों था, क्योंकि b और a की वैल्यू यूनिक है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी यूनिक हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम लोग कुछ देख रहे हैं कि ये हुआ यूनिक सॉल्यूशन, ये हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिशियंस उसका एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम बना देते हैं कि कहते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब तीसरा केस इसी में हम लोग देखते हैं कि इफ़ a इक्वल टू 0 और साथ ही साथ b जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाए, तब देखिए क्या होगा। उस केस में 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू सम b, और यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS क्या है, 0 है, RHS क्या है, b नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कभी किसी x के लिए ट्रू हो सकता है, दिस कैन नॉट बी ट्रू फॉर एनी x। यानी कि ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसको आप लोग ऐसे लिखिए कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो वैसे इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उसका नामकरण कर देते हैं कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिए, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे भी जब हम लोग मोस्ट जनरल इक्वेशंस लेंगे, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स या इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, तो वहाँ भी यही टर्मिनोलॉजी, यही वोकैबुलरी यूज़ की जाएगी। जब भी आपको लिखा हो ना कंसिस्टेंट, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दीजिए कि जब कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गया तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे इस केस में क्या हुआ, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है ना x, y, z वो टू द पावर 1 है। अभी हम लोग इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे कुछ इस तरह होगा, a11x प्लस a12y प्लस a13z, इस तरह का कुछ होगा। तो उसमें भी x, y, z का पावर क्या है, 1। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनका पावर क्या है, 1। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसमें हम लोग जब कंसिस्टेंट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा
कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आ गया या 3 सॉल्यूशन आ गया या 10 सॉल्यूशन आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई भी तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इकलौता सॉल्यूशन। b क्या है? एक फिक्स नंबर है। a क्या है? फिक्स नंबर है। तो x इक्वल टू बी बाई ए भी क्या होगा? यूनिक होगा, इकलौता होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे ढेर सारे सॉल्यूशन हैं। तो जब भी आपको कहा जाए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी और जो बेसिक थ्योरी मैंने अभी बताई, फॉर मोस्ट सिंपल केस सिंगल इक्वेशन है इन वन अननोन, तो एग्जैक्टली ऐसी ही थ्योरी हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के लिए डेवलप करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए क्या किया कि एक वेरिएबल था x, तो एक कोएफिशिएंट लिया a। आगे जब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की बात करेंगे तो वहाँ एक कोएफिशिएंट तो नहीं होगा, वहाँ 4 या 9 कोएफिशिएंट होंगे। तो उसमें हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ये जो बेसिक थियरी था फॉर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसी थियरी को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे फॉर इक्वेशंस इन 2 and 3 and n वेरिएबल्स ऑल्सो। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। ये बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसको आप क्लास 8-9 से सॉल्व करते आ रहे हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है और इसका यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, a1 b1 a2 b2, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग इस डेल्टा सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर ऐसा है कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो आप आसानी से इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आ गया, और ऐसा 2 लाइन होगा किसी भी तरह का डिपेंडिंग ऑन देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, और ये यूनिक पॉइंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये लेकिन कब हुआ? जब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है कि 5x + 4y = दे दिया 6 और फिर दे दिया 10x + 8y = 12। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आपको 2 इक्वेशन दिख रहा है, रियलिटी में बेसिकली ये एक ही इक्वेशन है। पहला जो इक्वेशन है उसी को हमने 2 टाइम्स कर दिया है। तो कहने को आपको ये दिल बहलाने को बोल दिया कि हाँ हाँ लो बेटा 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो देखेंगे अरे 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, ये तो बेसिकली एक ही इक्वेशन है। इसका जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि एक ही स्ट्रेट लाइन है, उसी के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन आ गया। 2 स्ट्रेट लाइन है लेकिन दोनों बिल्कुल कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। तो क्या कोई सोल्यूशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा x और y की वैल्यू तो वो सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इस केस में क्या हो गया? इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखिए क्या था, ये एक यूनिक पॉइंट था तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। यूनिक, यहाँ क्या हो गया? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। इस इनफाइनाइट सोल्यूशन को अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहे यानी कि यूजिंग पैरामीटर, तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू t होगी तो y की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 6 - 5t / 4, यानी कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा? t और 6 - 5t/4, ये इसका सोल्यूशन हो गया। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे t वेरी करेगा, t चेंज करेगा, आपको एक सोल्यूशन मिलता जाएगा। यानी कि इस केस में क्या हुआ? इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ भी सोल्यूशन, यहाँ भी, ऊपर भी, नीचे भी, जहाँ भी चले जाइए अलोंग दिस लाइन आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। तो इसलिए कहते हैं इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दोनों केस में इक्वेशन क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंट की पहचान क्या होती है कि मुझे सॉल्यूशन मिलना चाहिए भाई, या तो यूनिक मिले या इनफाइनाइट मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज सॉल्यूशन मिल रहा है, इक्वेशन क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि ये आपको सोल्यूशन दे रहा है। भले ही सोल्यूशन इनफाइनाइट है, कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन सोल्यूशन तो दे रहा है ना। और ये ऐसा क्यों हुआ? इसका अगर आप कंडीशन लिखना चाहें, आप जब इसके कोएफिशिएंट देखेंगे ना, तो देखिए a1/a2
दिस इज इक्वल टू B1/B2, रेशियो सेम है, दिस इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन हो रहा है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशियो में है और उसी रेशियो में इधर वाला राइट हैंड साइड वाला क्वांटिटी है। तो जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना तो हम लोग कहते हैं कि दोनों इक्वेशन एक पैरेलल लाइन है और एक के ऊपर एक है, यानी कि बेसिकली एक ही लाइन है जिसको दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये हो गया किसका कंडीशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इक्वेशन ऐसा हो जाता है 5x + 4y = 6 एंड 10x + 8y = 13। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए लाइन दोनों पैरेलल है लेकिन एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे से डिस्प्लेस हैं। और इस फॉर्म में अगर इस कंडीशन को आप लिखना चाहें तो देखिए क्या हुआ, A1/A2 = B1/B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ये कंडीशन आ जाए ना, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दो पैरेलल लाइन है लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, इनका कभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें देखिए क्या हो गया, 3 केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ये दोनों जो है यूनिक और इनफाइनाइट वाला, इसमें कहते हैं कि इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है। ये ऑब्वियसली क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस केस में डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये दोनों जो केस था ना, दोनों केस में डेल्टा की वैल्यू 0 थी। आप इक्वेशन देखिए क्या था, ऐसा कुछ था, 5x + 8y = 6 था, फिर यहाँ था 10x + 16y, ऐसा ही कुछ था, 16 या यहाँ 6 और 12 था, कुछ भी रहे। तो दोनों केस में क्या था, अगर आप डेल्टा की वैल्यू निकालें यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 16 5 80 -80, डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। इनफाइनाइट वाले केस में भी और नो सॉल्यूशन वाले केस में भी, दोनों केस में डेल्टा की वैल्यू 0 है, लेकिन हो क्या रहा है कि एक केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जा रहा है, एक केस में नो सॉल्यूशन हो जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, उसमें क्रिटिकल रोल होता है इस डेल्टा का। ये जो डेल्टा है ना, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो गई तब तो आप सीधे सीधे यूनिक सॉल्यूशन वाले डोमेन में चले गए। और ये वाला जो डोमेन होता है रिलेटिवली आसान होता है, इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही आसान है। इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना तो एक बच्चा भी जानता है। लेकिन जब इधर हम लोग आते हैं, किस साइड आ जाते हैं, इस साइड में, जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए तब लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो या तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पा सकते हैं या नो सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। जैसा कि देखिए इस केस में डेल्टा 0 है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया, इस केस में भी डेल्टा 0 है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला।